Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 30th of September 2023। तो एडिटोरियल की एनालिसिस शुरू करने से पहले आपसे दो बात बता देते हैं। एक तो ये कि अगर इस डिस्कशन से रिलेटेड या एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी इम्प्रोवाइजेशन या इम्प्रूवमेंट आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या इसको और ज़्यादा कैसे कंफर्टेबल और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। दूसरा ये है कि ये जो तरीका अपनाया जा रहा है डायरेक्ट न्यूज़पेपर से जो है आपके सामने हाईलाइट करके एनालिसिस की जाती है, उसका एक लॉजिक ये भी है कि आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में क्या आर्टिकल पढ़ना होता है और किस आर्टिकल में से क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है उसको कैसे फाइंड आउट करना होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि आर्टिकल बहुत बड़ा होता है लेकिन उसमें से सेलेक्टेड चीज़ ही हम लोग आपको चूज़ करके पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। फर्स्ट एडिटोरियल इज एक्सटेंडेड एक्सक्लूजन विद और विदाउट आसपा सेंटर शुड नॉट अलाउ मणिपुर सिचुएशन टू फेस्टर। तो सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट बता देते हैं। तो जो मणिपुर में हिल एरियाज थे वहाँ पे जो है उनको बोल दिया है कि वो आने वाले जो 6 मंथ से अनदर 6 मंथ के लिए उनको आसपा के अंडर जो है वो रहेंगे। ठीक है ना, अक्टूबर से ये शुरू होने वाला है और अगले 6 महीनों के लिए वो आसपा में रहेंगे। तो ये सिर्फ हिल रीजन में लगाया गया है। जो वैली वाले रीजन थे, इम्फाल वैली के जो 19 पुलिस स्टेशन है उनको इससे बाहर कर दिया गया है। तो वही रिगार्डिंग उसी के रिगार्डिंग जो है ये इशू चल रहा है, डिबेट चल रहा है कि अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होते हैं तो हमारा जो ओनली क्वेश्चन जो रहता है वो ये रहता है कि क्या आसपा की ज़रूरत है और ज़्यादा या नहीं है, कि आसपा को एनी लॉन्गर जो है उसका इम्पोर्टेंस या रेलेवेंस रहती है या नहीं रहती है। लेकिन जो वायलेंस देखने को मिल रही है, चल रही थी, जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुई है मई से जो चलती आ रही है बिटवीन मीती एंड कुकी कम्युनिटी, इन दोनों कम्युनिटीज में जो डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, वायलेंस चल रहे हैं, तो जो एक्सक्लूजन किया है इम्फाल वैली का फ्रॉम इट्स परव्यू, आसपा के परव्यू से, इवन वाइल एक्सटेंडिंग इट एल्सवेयर कम्स अक्रॉस अ क्वाइट आर्टिकल। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक सोचने वाली बात है कि आपने वैली वाले रीजन को क्यों छोड़ दिया है जबकि आप बाकी में जो आपने आसपा को कंटिन्यू किया। तो ऐसी सिचुएशन में वायलेंट टाइम में आपने क्यों नहीं लगाया है। ठीक है ना। फिर यही है कि आसपा रहेगा या नहीं रहेगा, उसकी एम्बिट बढ़ाई जाएगी नहीं बढ़ाएगी वो नहीं है, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अवॉइड द क्वेश्चन वेदर इफ़ एट ऑल आसपा इज नीडेड। कि अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं कि आसपा चाहिए भी था फॉर सम मोर टाइम, एरियाज दैट हैव विटनेस्ड कंसिडरेबल वायलेंस इन रिसेंट मंथ्स शुड रिमेन एक्सक्लूडेड। कि क्या जो एरिया जो कि अभी विटनेस कर रहे हैं वायलेंस को, क्या उनको जो है एक्सक्लूड करना जो है वो सही है या नहीं है। ठीक है ना। और ऑथर ने भी बोला कि शायद गवर्नमेंट का लॉजिक वो ये है कि आसपा इज मीन्ड ओनली टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू फोर्सेज एंगेज इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। कि सिर्फ जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है उनमें लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए जो आसपा बना है, और जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है ना, या लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में जो एंगेज हैं अमिड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वाले टाइम पे, तो उनके लिए नहीं बना है। क्योंकि ये जो वायलेंस देखने को मिली एथनिक वायलेंस वो इंटरनल इशू है, वो कोई काउंटर इंसर्जेंसी वाला इशू नहीं है। इसलिए भी गवर्नमेंट ने हो सकता है आसपा को जो वैली रीजन में ना लगाया हो, एक्सटेंड ना किया हो। ठीक है ना। हाउएवर the exclusion of the valley districts from ASPA at this stage is liable to be interpreted as yet another instance of the government's partition conduct। लेकिन वो ये होता नहीं का कि इसको एज ए पार्टीशन कंडक्ट जो है वो देखा जा रहा है कि ऐसे टाइम पे जो ऐसे इंस्टांस पे जो ऐसे मतलब सिचुएशन पे जो है आपने उसको जो है वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट इज troubled waters, China and Philippines should desist from raising the risk in South China Sea। तो साउथ चाइना सी का इशू हमेशा से ही रहता है। ये दोनों पार्टी जो है कंटेंडिंग पार्टीज हैं इस रीजन की। और जो फिलीपींस की मूव अभी आई है टू रिमूव अ 300 मीटर फ्लोटिंग बैरियर इंस्टॉल्ड बाय द चाइना नियर द डिस्प्यूटेड स्कारबोरो shoal in the South China Sea, and Beijing's warning to Manila asking it not to stir up trouble underscore how delicate the situation is in one of the world's busiest waters। तो ये साउथ चाइना रीजन में एक तरह से सिचुएशन जो थोड़ी सी वो हुई है उसके रिगार्डिंग बताया है। आपको बता साउथ चाइना सी का एक बार आप मैप जरूर देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है।
कई बार प्री में क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, तो ये रीजन इंपॉर्टेंट है। और जो इसमें आइलैंड्स है स्कारबोरो शो और बाकी और 2 भी आइलैंड हैं, तो उनका ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ से साउथ क्या है या ईस्ट टू वेस्ट क्या है, ठीक है ना। तो जो दोनों ही कंट्रीज के बीच फिलीपींस और चाइना के बीच टेंशंस वो हाई हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ज़्यादा असर्टिव रोल जो है फिलीपींस की तरफ से देखने को मिला है। मनीला जो कि फिलीपींस का कैपिटल है, हैज़ रिपीटेडली अक्यूज्ड बीजिंग ऑफ ब्लॉकिंग इट्स शिपिंग वेसल्स in and around the Scarborough Shoal, a triangular reef encircling a resource-rich lagoon that China seized from the Philippines in 2012 तक ये जो स्कारबोरो शोल रीजन था वो फिलीपींस के पास था, और जो 2012 में जो है ये रिसोर्स रिच रीजन जो है लगून है वो चाइना जो है वो सीज कर लिया था फिलीपींस से, ठीक है ना। तो इट वाज फुल्ली एक्सेसिबल अंटिल 2012। तो वही है कि चाहे जो फिलीपींस का जो व्यू है वो ये है कि ये, क्योंकि पहले 2012 तक जो एक्सेसिबल था, उसके बाद 2016 में अगर देखें तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो डिसीजन दिया था वो भी इसके फेवर में ही दिया था, ठीक है ना। मलेशिया एंड इंडोनेशिया विच ऑल्सो हैव डिस्प्यूट्स विद चाइना, उनका भी डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी में, हैव सेंट वेसल्स टू द डिस्प्यूटेड वाटर्स फॉर सर्वे एट वेरियस टाइम्स दिस ईयर, ये भी थोड़ा सा इवेंट है। फिर मनीला एक्शन अंडरस्कोर्स द ट्रेंड ऑफ स्मॉलर कंट्रीज in the region trying to be more assertive in their maritime claims as China tightens its hold over the South China Sea। जैसे जैसे चाइना जो है साउथ चाइना सी में अपने उसको स्ट्रेंथ को मजबूत कर रहा है, अपने आप को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, अपने होल्ड को टाइट कर रहा है, उसी के साथ साथ जो स्मॉल कंट्रीज हैं वो थोड़ा ज़्यादा असर्टिवनेस दिखा रही हैं, ठीक है ना। तो मनीला मैंने जो बताया था कि फेवरेबल रूलिंग मिली थी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल से भी 2016 में ओवर द बीजिंग क्लेम्स इन साउथ चाइना सी, जो क्लेम करता साउथ चाइना सी में बीजिंग उसके रिगार्डिंग, तो वो किसके फेवर में थी, वो मनीला के फेवर में गई थी, ठीक है ना। तो फिर उसने भी बताया कि जो फिलीपींस का है कोऑपरेशन डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट वो यूएस के साथ जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। अभी देखें तो डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट के हिसाब से जो फिलीपींस ने अलाउ किया कि यूएस को 9 फिलीपींस बेसेज के लिए एक्सेस जो है वो प्रोवाइड किए, और अप्रैल में भी फिलीपींस ने होस्ट किया था लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की थी अपनी यूएस के साथ, और कोऑपरेशन भी उसका यूएस के साथ बढ़ रहा है, और यूएस से उसको वाशिंगटन से एश्योरेंस भी मिला है कि भाई जो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटीज़ है वो एक्सटेंड टू फिलीपींस पब्लिक वेसल्स, एयरक्राफ्ट, आर्म्ड फोर्सेज एंड द कोस्ट गार्ड, ठीक है ना। और इसी की वजह से ये देख रहा है कि ये जो मनीला ने जो डिस्प्यूट है चाइना के साथ उसको वो बढ़ने में या मॉडर्न अपने आप को मजबूत दिखाने की तरफ कार करे, लेकिन वो ये कि ये सारे जो रिस्क वो ले रहा है, ये जो एक्शंस हैं जो मनीला के हैं, दीज कैरी रिस्क, ठीक है ना। और जिसकी वजह से जो रीजन है उसमें टेंशन हो सकती है जो कि कंट्रोल से बाहर भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो फाइनली कंक्लूड होता नहीं कि बोथ चाइना एंड फिलीपींस शुड बी माइंडफुल ऑफ द रिस्क दैट देयर एक्शंस पोज टू द वर्ल्ड एंड बी रेडी टू एंगेज इन टॉक्स एंड एस्टेब्लिश गार्डरेल्स एंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड देयर वोलेटाइल रिलेशनशिप। की दोनों ही कंट्रीज को जरूरत है कि जो रिस्क एसोसिएटेड है उनके एक्शंस के साथ उनको ध्यान में रखें, ठीक है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे भी जो है वो टेंशन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पुश फॉर मोर वुमेन दिस टाइम इन पुलिस। तो जैसे ऑथर जो है वो हमारे रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है आर.के. विज जी, तो उन्होंने कहा कि जैसे 128 जो अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में पार्लियामेंट में, तो उसने जैसे कि रिजर्वेशन दिया है वुमेन्स को इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसी तरीके से अब ज़रूरत ये है कि पुलिस में भी जो है वुमेन को रिजर्वेशन जो है वो दिया जाए और उसको बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो ऊपर तो वही पार्लियामेंट में क्या रिप्रेजेंटेशन है उसकी सारी बात की, यहाँ पे ये डाटा को जरूर करेंगे आप के लिए भी है और मेंस में भी कोट कर सकते हैं आप इसको। डाटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो ये बीपीआरडी है हमारा, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये रिलीज करता है। इट शोज दैट while the total available strength of the state police forces increased by about 7.48% in the last 5 years। अगर पिछले 5 सालों में देखें तो टोटल अवेलेबल स्ट्रेंथ है स्टेट पुलिस फोर्सेज की वो बढ़ गई है 7.48% से, ठीक है ना। तो उसने जनवरी 1 2017 में बताया कि 19.26 लाख थे और वो बढ़ के 20.70 लाख हो गई है जनवरी 1 2021 को, ठीक है ना। और जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी वो थी 24.64 लाख इन दोनों ईयर में, और 26 पॉइंट वो, ठीक है ना। जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का इन द स्टेट पुलिस फोर्सेज वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम
184 to 2,17,025 in the same period, which about 7.28%, 10.47% टोटल अवेलेबल फोर्स। तो जो टोटल अवेलेबल फोर्स है उसका 2017 में 7.28% था वुमेन का शेयर, और 2021 और 22 की बात करते हैं तो वो था 10.47%, ठीक है ना, 2021 में, ठीक है ना। तो उसने स्टेट वाइज भी बोला है कि अगर स्टेट वाइज देखें तो केरल, मिजोरम और गोवा ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है कि रिजर्वेशन पॉलिसी है वुमेन के लिए, लेकिन उनमें जो है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो वेरी करता है बिटवीन 6% और 11%। वहीं बिहार की बात करें तो वो 35% जो है रिजर्वेशन वुमेन को प्रोवाइड करता है, और 3% जो है वो बैकवर्ड कास्ट की जो वुमेन है उनको प्रोवाइड करता है। लेकिन एक्चुअल नंबर देखें वुमेन का फोर्स में वो है लगभग 17.4%। तो 35% और 3% रिजर्वेशन होने के बावजूद भी जो है रिप्रेजेंटेशन केवल 17.4% है। हाईएस्ट देखें रिजर्व वो परसेंटेज तो मैक्सिमम है चंडीगढ़ में, ये याद रखना आपको प्री के लिए, मैक्सिमम जो है वो चंडीगढ़ में है, जो जिसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो है 22% ऑफ द टोटल पुलिस फोर्स। वहीं पे अगर मिनिमम की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है मिनिमम है और वो है अबाउट 3.33%। तो मिनिमम मैक्सिमम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना, बाकी स्टेट्स में इनके बीच में ही है, ठीक है ना। अगर ऑथर ने भी बोला है कि अगर एट्रिशन रेट को देखें पुलिस फोर्स में तो लगभग 2.5% 3% है, और जो नई पोस्ट सैंक्शन हो रही है एनुअली वो 1.5% 2% के बीच में हो रही हैं, ठीक है ना। लेकिन रिक्रूटमेंट जो डन होता है वो केवल 4 से 5% जो टोटल पोस्ट है उनके अगेंस्ट ही हो पाता है। तो अगर इस पास्ट के हिसाब से देखें, हिस्ट्री के हिसाब से देखें, या जो ट्रेंड है उनके हिसाब से देखें तो लगभग 20 साल लग जाएंगे टू इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम 10% टू 30%। की 10% जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन्स का उसको 30% तक लाने के लिए 20 साल जो है वो एंटायर पुलिस फोर्स में लग जाएंगे इसको लाने के लिए। तो यहाँ पे ठीक है ना, क्योंकि क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर जो दोनों ही वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, और आपको पता भी नहीं चाहिए अभी वेरियस अमेंडमेंट करे गए हैं इन लॉज में। तो सर्टेन रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स आर टू बी मैंडेटरली रिकॉर्डेड बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर। कुछ प्रोविजंस ऐसे कि जिसमें कि कुछ रिपोर्ट्स हैं स्टेटमेंट वो मैंडेटरली जो है वो पुलिस ऑफिसर को ही लेने हैं। जो अरेस्ट है या सर्च करनी है किसी वुमेन एक्यूज की वो भी जो है मैंडेटरी है कि वो वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही की जानी चाहिए। उसके साथ में NCRB जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये जो डाटा पब्लिश करता है तो इसके हिसाब से जो 10% ऑफ द टोटल क्राइम डिफाइंड है अंडर द IPC वाज कमिटेड अगेंस्ट वुमेन। तो 10% तो लगभग क्राइम जो है वुमेन के अगेंस्ट होते हैं, और अबाउट 5.3% द टोटल अरेस्टेड पर्सन्स इन 2021 पर वुमेन। और 2021 में जितने भी लोग अरेस्ट किए हैं 5.3% जो है वो लगभग वुमेन्स थी। तो यानी कि वुमेन फोर्स की ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है, और जो वुमेन फोर्स है अभी इनसफिशिएंट है इवन इन डीलिंग विद द केसेज दैट आर रिलेटेड टू वुमेन। जो भी वुमेन से रिलेटेड केसेज अगर उनको भी सिर्फ डील करने की बात करें तो भी हमारे पास जो है सफिशिएंट वुमेन स्टाफ या वुमेन फोर्स हमारे पास नहीं है। तो ये आप मेंस के लिए एक स्टेटमेंट आपके लिए बहुत अच्छा है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री every institution needs to be truly representative of its populace to win their trust। किसी भी जब आप डेमोक्रेटिक या रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड या इक्वालिटी से रिलेटेड आप आर्टिकल लिखें तो उसमें आप ये जो स्टेटमेंट है एज इट इज लिख सकते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसको ट्रू सेंस में रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ताकि जो उसकी पॉपुलेशन है जो वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनका वो ट्रस्ट जो है वो जीत सके, ठीक है ना, ट्रस्ट बिल्डिंग हो सके। तो एफर्ट्स क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये आपको याद रखना है। पुलिस क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, और इस 7 शेड्यूल में हमारे सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में आता है तो जो इम्प्लीमेंटेशन है पुलिस रिफॉर्म्स का वो प्राइमरी कंसर्न किसका है, स्टेट्स का है। तो MHA ने जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव देना शुरू किया था 2018-19 से, कि 10% जो दिया है पहले साल और 20% जो है टोटल मॉडर्नाइजेशन फंड्स जो हैं वो उसके बाद जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन वो उन्हीं स्टेट्स को दिए जाएंगे जो पुलिस रिफॉर्म्स को जो है सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसमें क्या क्या आता है, मर्जिंग वुमेन पुलिस विद द रेगुलर पुलिस वाज वन सच रिफॉर्म्स। उनमें से एक रिफॉर्म ये था कि जो वुमेन पुलिस है उसको रेगुलर पुलिस के साथ मर्ज किया जाएगा। उसी तरह से एक और प्रोविजन था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड दूसरा रिफॉर्म था। और काफ़ी सारी स्टेट जो है वो एंथुसियास्टिक नहीं दिखी अबाउट इम्प्लीमेंटिंग दिस, ये जो रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात की थी। और जाहिर सी बात है क्योंकि उन्होंने इसको एंथुसियास्टिक नहीं दिखी, वो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो जो बेनिफिट्स मिलने थे वो पुलिस रिफॉर्म्स की जो अटैच किए थे वो नहीं मिले उनको, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए, तो ए यूनिफॉर्म पुलिस एक्ट फॉर द एंटायर कंट्री में हेल्प द सेंटर फ्रेम यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर पुलिस
वुमेन। तो एक तो सजेशन ये दिया है ऑथर ने कि भाई अगर आप एक यूनिफॉर्म पुलिस एक्ट ले आते हैं पूरी कंट्री के लिए, तो वो शायद हेल्प कर सके कि सेंटर को कि कोई जो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हैं वुमेन के लिए वो जो है वो तय करिए जा सकते हैं। एवरी स्टेट शुड हैव अ रिक्रूटमेंट बोर्ड टू एंश्योर रिक्रूटमेंट ऑन ए रेगुलर बेसिस। फिर दूसरा ये भी सजेशन दिया है कि जो स्टेट्स हैं उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर आपके पास रिक्रूटमेंट बोर्ड होंगे तो आप रेगुलर बेसिस पे रिक्रूटमेंट कर सकेंगे। और जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन के 128 अमेंडमेंट बिल ने जो है वुमेन्स के लिए जो लेजिस्लेचर्स में जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसी तरीके से पुलिस फोर्सेज में भी जो है स्पेशल ड्राइव चलाने की ज़रूरत है या कुछ और करने स्पेशल उससे ज़रूरत है, अर्जेंसी है कि आप पुलिस का वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे भी बढ़ाया जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट इज ग्लोबल डिस्प्यूट सेटलमेंट इंडिया एंड एपेलेट रिव्यू। तो जो रिसेंटली कंक्लूड हुई थी G20 डिक्लेरेशन में, उसमें ये बात जरूर की गई कि जो WTO उसमें रिफॉर्म किए जाएंगे। और रिफॉर्म बेसिकली क्या था, टू एंश्योर अ फुली एंड वेल फंक्शनिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स बाय 2024। एक वेल फंक्शनिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम की जो एपेलेट बॉडी की जो बात की गई है वो बताया गया है। तो WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम देखें तो एक 2 टियर पैनल कंसीव किया जाता है जिसमें एक एपेलेट बॉडी भी स्ट्रक्चर है। और ये कब से, ये 2019 से जो है वो डिसफंक्शनल है। डिसफंक्शनल बेसिकली क्यों था कि जो अपॉइंटमेंट होनी थी एपेलेट बॉडी में उसको ब्लॉकेट कर दिया गया था यूएस के द्वारा। ठीक है ना। तो इसको WTO का क्राउन ज्वेल माना जाता है, ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है इसका एपेलेट बॉडी को। ठीक है ना, क्योंकि उसमें एपेलेट रिव्यू और मैकेनिज्म की जो एनफोर्स रूलिंग्स को एनफोर्स कराने की वो जो मैकेनिज्म एक तरह से उसमें थी। और अगर इसकी बात करें तो उसने लगभग 493 रूलिंग जो है वो इशू किए हैं जब से इसका एस्टेब्लिशमेंट है 1995 से। इसका आप ये कि 493 कितनी है, कम है, ज़्यादा, उसका आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने 1947 से अब तक अगर देखें तो केवल 190 केसेज में ही जो है वो रूलिंग्स उसने केसेज जो है उसने डील किए हैं। वहीं पर कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 1995 से जब से एपेलेट ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन हुआ है तो 493 रूलिंग जो है वो इशू कर चुका है WTO की जो हमारी ये सेटलमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है वो। ठीक है ना। जो एपेलेट बॉडी थी, इट इज क्रूशियली इन एंश्योरिंग कोहेरेंस एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन रूलिंग्स एंश्योरिंग कॉन्फिडेंस इन द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस ये है एपेलेट बॉडी का कि ये कोहेरेंस और प्रेडिक्टेबिलिटी जो रूलिंग्स में हुई है उनको एंश्योर करने में ये काफ़ी कामयाब रहा है। और जो WTO मेंबर्स का कॉन्फिडेंस है डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस से रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा भी है उसमें। ठीक है ना। The US seems inclined toward the dejudicialization of the international trade law। US ये है कि वो इस तरफ है कि वो भी डिजुडिशलाइजेशन होना चाहिए। मतलब ये है कि ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जहाँ पे कंट्री जो है वो टेक बैक द कंट्रोल फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, के ट्रिब्यूनल्स और इंटरनेशनल कोर्ट से हटा के जो कंट्रीज हैं वो आपस में म्यूचुअली जो है टेक कंट्रोल ले लें एडजुडिकेशन का। However, as with the adjudication in national courts, the appellate review process at the international level serves as an essential check on the interpretation and application of law and ensures consistency। लेकिन वो ये कि नेशनल लेवल पे ये सब चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि एपेलेट रिव्यू प्रोसेस अगर इंटरनेशनल लेवल पे तो वो एक एसेंशियल चेक की तरह काम करता है, इंटरप्रिटेशन अच्छे से करता है और जो एप्लीकेशन होना है लॉ और लॉज का वो कर पाता है, कंसिस्टेंसी को जो है वो इंश्योर कर पाता है। फिर एक और जो WTO प्रोसेस जो अनदर एरिया था, अनदर एरिया जो है जो WTO कैबिनेट प्रोसेस में वो एक था इंटरनेशनल लॉ विटनेसिंग द फॉर्मेटिव स्टेज में जो विटनेस करता वो था इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ। ये इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट के थ्रू जो है इसको प्रोसेस को लाया जाएगा, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ISDS। और इसके थ्रू जो है एक जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ लाने की जो है कोशिश की जा रही है कि उस पर भी कुछ एक इंटरनेशनल लॉ बन सके। ठीक है ना। यूबिक्विटस कंपोनेंट ऑफ बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। और ये जो है ISDS हमने बताया ये एक किसका कंपोनेंट है, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज का। और अगर जनवरी 2023 तक देखें तो 1257 ISDS केसेज जो है वो इनिशिएट हो चुके हैं। और इंडिया की जो है काफ़ी हिस्ट्री अगर ISDS के साथ देखें तो 5 एडवर्स अवार्ड्स रहे हैं इंडिया के अलावा, 4 फेवर में रहेंगे और सेवरल जो है वो पेंडिंग रहे हैं। तो इंडिया के लिए ज़्यादा कुछ फेवरेबल नहीं है आउटकम इसका। ठीक है ना। बेनिफिट क्या है एपेलेट रिव्यू के, ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना। तो बेनिफिट में ये है कि इट ऑपरेट थ्रू एडहोक और वन ऑफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स विदाउट एनी एपेलेट रिव्यू। पहला तो ये है कि ये ऑपरेट जो करता है वो एडहोक या वन ऑफ आर्बिट्रेशन के ट्रिब्यूनल्स के रूप में काम करता है और कोई भी एपेलेट रिव्यू जो है इसमें नहीं है। ठीक है ना। फिर और बेनिफिट नहीं है थोड़ा ये है कि एब्सेंस जो है
क्योंकि अभी तक एपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं है। अब एपेलेट ट्रिब्यूनल लाने की बात करी इसलिए है कि बेनिफिट से ये होगा कि ये जो भी कैओस है या वो है जिस ना होने की वजह से वो उसमें एड्रेस हो सकती है। तो ये जो एब्सेंस है एपेलेट रिव्यू मैकेनिज्म का, इसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी आ गई है, इनकोहेरेंट डिसीजंस हुए हैं और लीगल रीजनिंग जो है डोट द लैंडस्केप ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ कहीं ना कहीं उसने अफेक्ट कर रखा है। तो इससे जो है इनस्टेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी जो है स्टेट्स के लिए वो बढ़ गई है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बढ़ी है, और जो रेजिम है वो काफ़ी कैओटिक हो गई, सिचुएशन काफ़ी कैओटिक हो गई है। तो इसके आने से क्या फ़ायदा होगा, जो एपेलेट रिव्यू मैकेनिज्म आएगी ये ISDS में, तो उससे ये होगा कि इट विल अलाउ फॉर रेक्टिफाइंग एरर्स ऑफ लॉ एंड हार्मोनाइजिंग डाइवर्जिंग इंटरप्रिटेशन। जो डाइवर्जिंग इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि जो एडहोक आपने जो बात करी है वो अलग अलग उनके डाइवर्स जो है कंक्लूजन्स वो रहते हैं, जो हमने एडहोक या वन ऑफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स की हमने बात की थी उनसे, तो उनको एक तरह से हार्मोनाइज किया जाएगा, लॉज में जो एरर्स है उनको रेक्टिफाई करने में मदद मिलेगी। दूसरा ये है कि इट विल इन्फ्यूज प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी इनटू द ISDS सिस्टम, कि उसमें ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी, ज़्यादा सर्टेनिटी आ जाएगी, लोगों का ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। इट विल ऑल्सो बी बेटर देन एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म सच एज द एनलमेंट प्रोसीडिंग, और जो एनलमेंट प्रोसीडिंग्स वाली मैकेनिज्म अभी जो है वो भी इससे जो है ज़्यादा थोड़ी बेटर हो जाएगी, ठीक है ना। एनलमेंट मैकेनिज्म एक्चुअली क्या है, इट अप्लाइज ओनली टू आर्बिट्रेशंस administered by the International Center for Settlement of Investment Disputes, an institution India is not a member of। और ये बेसिकली जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट या ICSID वाले जो है उनके जो उनको एडमिनिस्टर करता है उनको ही सिर्फ वो आर्बिट्रेशन करता है। जो इंडिया इसका मेंबर ICSID का मेंबर इंडिया नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर क्या फ़ायदा हुआ, चौथा फ़ायदा ये होगा जो एपेलेट मैकेनिज्म है, इट विल आल्सो बी सुपीरियर टू द गेटिंग एन ISDS अवार्ड सेट असाइड ऑन लिमिटेड प्रोसीजरल ग्राउंड इन अ कोर्ट एट द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। कि वो जो ISDS के जो अवार्ड थे उनको सेट असाइड भी कर सकते हैं अगर वो किसी लिमिटेड प्रोसीजरल ग्राउंड से, ठीक है ना, तो उनको भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एपेलेट ज्यूरिडिक्शन उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक और बात की यूनाइटेड नेशंस सेट्रल्स की, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ और वर्किंग ग्रुप, ठीक है ना। तो इस यहीं पे जो है बात चल रही है कि जो एपेलेट रिव्यू मैकेनिज्म बनाने की बात की जा रही है। इंडिया का स्टैंड क्या है, तो इंडिया ने कोई जो फॉर्मल स्टेटमेंट तो इस इशू पे अभी तक नहीं दिया है, लेकिन प्रेज्यूमेबली ये है कि इंडिया सपोर्ट करेगा आइडिया जो है एपेलेट रिव्यू का ISDS में। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 29 जो इंडियन मॉडल BIT का है वो इसकी बात करता है, ठीक है ना। सिंस इंडियाज क्वेस्ट हैज़ ऑलवेज बीन टू एस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर। दूसरी बात ये भी क्योंकि हम हमेशा ही चाहते हैं कि रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर होना चाहिए, तो इट शुड सपोर्ट एन एपेलेट रिव्यू विच विल अशर इन ग्रेटर कॉन्फिडेंस फॉर स्टेट्स एंड इन्वेस्टर्स इन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ। कि जहाँ पे ऐसा रहेगा कि जो कॉन्फिडेंस है स्टेट्स का और इन्वेस्टर्स का इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ में वो बढ़ेगा, तो ऐसी चीज़ को इंडिया बिल्कुल बेसिकली उसको सपोर्ट करना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ग्राउंड जीरो में आज जो आई थी वो बेसिकली फ्यूड ओवर ग्रेन्स आई थी, जो कार्नोसन विलेज पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात का है। वहाँ पे जो दलित राशन शॉप का ओनर्स का फैमिली मेम्बर्स उन्होंने एलिज किया है कि दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द अपर कास्ट ठाकुर हु स्टॉप्ड गेटिंग प्रोविजंस फ्रॉम देम 2 years अगो। लेकिन वहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उन्होंने कुछ स्टॉक इरेगुलरिटी जो है फाइंड की थी, तो इंसिडेंट है ब्रॉट टू द स्पॉटलाइट द अंडरलाइंग कास्ट टेंशन इन द विलेज। और यही आज जो है पूरा रिपोर्ट में इसमें ग्राउंड जीरो में बताया गया था। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हमने सिर्फ आर्टिकल ही डिस्कस किए हैं आज ये। तो होप आपको ये चारों आर्टिकल जो है समझ आए होंगे और आपको डिस्कशन भी अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।